आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सेनापति के श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रमानुसार आए कवित्त की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में सेनापति की गणना एक साधारण भक्त कवि के रूप में की है, लेकिन संभवतः नाम की भ्रांति से सेनापति को भक्तिकालीन कवि मान लिया गया। लेकिन इनकी स्थिति तो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि के रूप में सिद्ध हो जाती है। सेनापति की दो रचनाएं काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर प्रसिद्ध हैं, जो वर्तमान में काव्य कल्पद्रुम पुस्तक उनकी नहीं मिलती है और इसके नाम से पता चलता है कि यह एक रीति लक्षण ग्रंथ रहा होगा। और कवित्त रत्नाकर में नायिका भेद तथा विरह वर्णन के प्रसंग में षड ऋतु वर्णन तथा श्लेष चमत्कार आदि प्रशंसनीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सेनापति को भक्ति काल के फुटकल कवियों में माना है, लेकिन उन्होंने रहीम, होलराय और केशवदास को भी भक्ति काल का फुटकल कवि बताकर यह प्रतिपादित किया है कि सेनापति भक्तिकालीन कवि थे। लेकिन केशवदास की तरह उनमें श्रृंगारी प्रवृत्ति प्रमुख थी, परंतु कवित्त रत्नाकर में नायिका भेद, विरह वर्णन, षड ऋतु वर्णन, श्रृंगारी प्रवृत्ति प्रमुख थी। परंतु कवित्त रत्नाकर में नायिका भेद, विरह वर्णन, षड ऋतु वर्णन आदि में श्रृंगार रस का परिपाक और काव्य चमत्कृति देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेनापति रीतिकालीन कवि हैं, भक्तिकालीन नहीं। वैसे भी इनके कवित्त रत्नाकर की सभी तरंगों के अनुशीलन से भी यही सिद्ध होता है कि सेनापति रीतिकाल के विशिष्ट कवि थे। सेनापति के कवित्त रत्नाकर में श्लेष अलंकार का चमत्कार बहुत अधिक मिलता है। सेनापति की कविता का प्रमुख गुण श्लेष चमत्कार है और इस संदर्भ में उन्हें अपनी काव्य प्रतिभा पर बड़ा गर्व था। सेनापति ने अनेक गर्वोक्तियां की हैं जो रीतिवादी प्रवृत्ति के ही अनुरूप है। भक्तिकालीन कवियों में अपने काव्य की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति नहीं मिलती है, लेकिन रीतिवादी प्रवृत्ति के कारण सेनापति ने कई गर्वोक्तियां रची हैं। सेनापति के काव्य में पांडित्य प्रदर्शन और श्रृंगार वर्णन की प्रवृत्ति रीतिकालीन प्रभाव की देन रही है। इस आधार पर सेनापति को रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि माना जाता है। रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुसरण पर सेनापति ने कवित्त रत्नाकर में विविध कवितों में श्रृंगार वर्णन प्रसंग में नायिका की रूप माधुरी और नायिका भेद चित्रण के रस सिद्धता का परिचय दिया है। इन्होंने मुख्य रूप से मुग्धा, खंडिता, वचन विदग्धा, स्वाधीन पतिका, स्वकीया और परकिया आदि नायिकाओं का सुंदर चित्रण किया है। सेनापति ने परकिया नायिका के विभिन्न रूपों का अत्यंत कलात्मक वर्णन किया है। सेनापति ने श्रृंगार वर्णन के प्रसंग में मधुर उपालंभों का भी समावेश किया है और इसमें विप्रलंब श्रृंगार के वर्णन के साथ वियोग दशाओं का भी सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार आज हम जिन कवितों की व्याख्या करेंगे वो श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत है और इन्हीं सब रीतिकालीन प्रवृत्तियों को हम उसमें देखेंगे। पहला पद है, सोहे संग आली रही रतीहु के उरसाली, जोबन गुरूर चाल चलती दुरद की, कहे मुस्काती बात फूली से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की, छाए रही भरपूरी पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मूरी मदन दरद की, मुख मृग लंछन सो कटि मृग राज की सी, मृग के से दृग भाल बेंदी मृग मत की। इस पद में कविवर सेनापति ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत नायिका की शारीरिक सुषमा और रूप माधुरी का यहाँ पे सरस वर्णन किया है। कवि सेनापति कहते हैं कि सोहे संग आली रही रतीहु के उरसाली, जोबन गुरूर चाल चलती दुरत की। सोहे अर्थात सुशोभित होती है और रति कहा जाता है कामदेव की पत्नी रति को, और आली का यहाँ पे अर्थ है सखी या सहेली, और जोबन का अर्थ है यौवन, गुरूर अर्थात गर्व, दुरद का अर्थ होता है हथिनी। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि वह नायिका अपने सखियों के साथ बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। उसकी रूप माधुरी को देख करके रही रती हूँ के उरसाली, उर अर्थात हृदय की, उस नायिका की रूप माधुरी को देख करके कामदेव की पत्नी रति के हृदय में भी साली अर्थात की पीड़ा या ईर्ष्या होने लग जाती है, अर्थात कि उसके सौंदर्य को देख करके रति को भी या रति के मन में भी ईर्ष्यावश पीड़ा होने लग जाती है। जोबन गरूर चाल चलती दुरद की, वह नायिका यौवन के उल्लास से बड़े ही मदमस्त हथिनी की सी
सुंदर मंद मंद गति से चलती है। कहे मुस्काती बात फूली से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की। कहे मुस्काती बात अर्थात कि वह नायिका अपनी सखियों के साथ बातचीत करते हुए या वार्तालाप करते हुए जब वह मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि मानो उसके मुख रूपी कमल से सुंदर फूलों की वर्षा हो रही है, अर्थात सुंदर फूल झड़ रहे हैं। सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की। फिर आगे सेनापति कहते हैं कि वह नायिका इस तरह से फूली अर्थात प्रसन्न खुश। सेनापति कवि कहते हैं कि वह नायिका इस प्रकार से प्रसन्नता को बिखेरती रहती है कि मानो शरद ऋतु की जो पूनम की रात की जो चांदनी है उसको वह अपने चारों ओर फैला रही है। अर्थात कि नायिका प्रसन्नता को इस तरह से बिखेरती है कि मानो शरद काल की जो शुभ्र चांदनी होती है वह चारों ओर फैला रही हो। छाए रही भरपूरी पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मूरी मदन दर्द की। अमर मूरी का अर्थ है अमर कर देने वाली जड़ी बूटी और मदन का अर्थ है कामदेव और नागरी का अर्थ है चतुर। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि वह अपनी सखियों के मध्य इस तरह से छाई हुई रहती है चारों ओर, उसी की जो रूप माधुरी है वह चारों ओर बिखरी हुई रहती है। तो सखियों के मध्य में उसकी जो शारीरिक सुषमा है वह बड़ी ही अनुपम है और वह अपने शरीर पर कपूर का सुगंधित अंगराग लगाए हुए रहती है, अर्थात इत्र की खुशबू आती रहती है। नागरी अमर मूरी मदन दर्द की, और वह चतुर नायिका ऐसी लगती है कि मानो कामदेव से पीड़ित किसी का भी उपचार कर देने के लिए वह अमर कर देने वाली जड़ी बूटी के समान है। मुख मृग लंछन सो कटि मृग राज की सी। फिर आगे उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उस नायिका का मुख मृग लंछन कहा जाता है चंद्रमा को। मृगराज अर्थात सिंह, कटी का अर्थ है कमर। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि उस नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और उसकी जो कमर है वह सिंह की कमर के समान पतली और सुंदर है। मृग के से दृग भाल बेंदी मृग मद की। मृग अर्थात हरिण, हरिण के से दृग अर्थात आंखें, अर्थात कि उस नायिका की जो आंखें वह मृग के समान, मृग की आंखों के समान सुंदर है। भाल बेंदी मृग मद की, और उस नायिका ने अपने मस्तक पर कस्तूरी की सुंदर बिंदी लगाई हुई है, अर्थात वह उसके ललाट पर कस्तूरी की बिंदिया सुशोभित हो रही है। तो इस पद में नायिका की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए नायिका के सौंदर्य का यहाँ पे परंपरागत चित्रण किया गया है और उपमान योजना एवं अलंकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे हमें दिखाई देती है जो बड़ी ही प्रशंसनीय है। इस अवतरण में अनुप्रास अलंकार आया है और अनुप्रास के साथ साथ यहाँ पे यमक अलंकार का वर्णन हुआ है और रूपक अलंकार आया है। मुख मृग लंछन सो कटि मृग राज कीसी, इनमें उपमा अलंकार है। और सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की, यहाँ पे इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन हुआ है और यह एक कवित छंद है और ब्रज भाषा है। अगला पद देखते हैं। मालती की माल तेरे तन को परस गई, और मालती न होते अधिक बसती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सुहाती है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रिझी, काहे को सिंगार करके बितावती राती है। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी ये सुबास और बास बासी जाती है। इस अवतरण में भी सेनापति ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत नायिका की रूप माधुरी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है। कवि सेनापति कहते हैं, मालती की माल तेरे तन को परस गई, और मालती न होते अधिक बसती है। मालती एक पुष्पों की एक लता होती है मालती, और कवि सेनापति इस तरह से वर्णन करते हैं कि मालती की माला तेरे तन को परस गई, अर्थात तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर गई, और मालती न होते अधिक बसती है। फिर आगे कवि कहते हैं कि मालती नामक लता ने तुम्हारे शरीर का स्पर्श पा करके सुगंधित लताओं से भी अधिक सुगंध को प्राप्त कर लिया है, अर्थात कि तुम्हारा जो शरीर है वह मालती से भी अधिक सुंदर और सौरभमय है, अर्थात सुगंधित है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सुहाती है, कि तुम्हारे शरीर का जो रूप लावण्य है वह
सोने से भी बढ़कर है और तुम सोने के आभूषणों से सुंदर नहीं लगती हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वर्णिम वर्ण का वैसे ही उससे भी बढ़कर के है। तो इसलिए कि तुम्हारे इस सौरभ में और स्वर्णिम कांति में शरीर तो इन सोने से बने हुए आभूषणों से, अर्थात कि जो ये सांसारिक सोने के आभूषणों का भी तुम खुद आभूषण हो, अर्थात इनके सामने तुम आभूषण हो। कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि तुम्हारे शरीर का जो अनुपम रूप लावण्य है वह सोने से भी बढ़ करके है और तुम सोने के आभूषणों से अधिक सुंदर नहीं लगती हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वर्णिम वर्ण से भी बढ़ करके है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय रीझी। सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है कि वह तो तुम्हारे सौंदर्य पर सहज ही रीझ जाते हैं। काहे को श्रृंगार करके बीतावती राती है। तो इस प्रकार से तुम श्रृंगार करके क्यों अपनी रात्रि को व्यतीत कर रही हो, बिता रही हो, अर्थात कि इन आभूषणों से, इन श्रृंगार प्रसाधनों को अपना करके क्यों अपनी रात्रि को व्यर्थ में ही गंवा रही हो। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी ये सुबास और बास बासी जाती है। तो आगे कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि तुम्हारा यह जो सौरभ और स्वर्णिम कांति में जो शरीर है, यह शरीर तो सांसारिक आभूषणों का भी आभूषण है, अर्थात कि सुंदर आभूषणों से भी तुम अधिक सुंदरतम हो, कि तुम और भी सुंदरतम हो और तुम्हारे शरीर की सुगंध से संसार के अन्य सुगंधित पदार्थों में सुगंध आती है, अर्थात अन्य पदार्थ तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य से सुगंध ग्रहण करते हैं। इसलिए तुम इस निस्सार श्रृंगार प्रसाधनों को छोड़ करके, अर्थात कि ये जो कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन है, इनसे अपने शरीर को विकृत मत बनाओ, अर्थात कि तुम्हारा शरीर है वह तो खुद ही अपने आप में ही एक स्वर्णिम आभा लिए हुए आभूषण से भी बढ़ करके है। तो इस प्रकार से इस पद में सर्व गुण संपन्न, अर्थात कि शोभा, दीप्ति, कांति, माधुर्य, औदार्य आदि अलंकरणों के सहज सुंदर यहाँ पे नायिका का वर्णन किया गया है और नायिका के रूप लावण्य को बड़ा ही सुगंधमय बताया है। तो यहाँ पे कवि ने नायिका की रूप माधुरी का बड़ा ही सरस वर्णन किया है और इसमें उपमेय को उपमान से भी बढ़कर के इसमें उसकी व्यंजना की है। तो इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार आया है और आक्षेप अलंकार का वर्णन हुआ है और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ जो अंतिम पंक्ति है तेरी सुबास और बास बासी जाती है, इसमें यमक अलंकार का वर्णन हुआ है और यह एक कवित छंद है और इसकी ब्रज भाषा है।